हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारे बीएस नेगी फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट सेकंड को कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 आज हमारा है, उसका सेकंड पार्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे ब्रिटिश उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की। 1854 में शिक्षा के लिए एक पृथक पृथक विभाग का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि शिक्षा के लिए ब्रिटिश ने शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग का गठन कब किया था, तो याद रखिएगा 1854 में किया था। 1857 में कुमाऊं में शिक्षा विभाग स्थापित हुआ जिसका नाम कुमाऊं सर्किल रखा गया। 1869 में ऑल सेंट्रल कॉलेज, 1878 में सेंट मैरिज कॉन्वेंट, 1884 में वेलेजली हाई स्कूल, 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित किए गए। तो ये याद रखिएगा, 1869 में ऑल सेंट्रल कॉलेज, 1879 में सेंट मैरी कॉन्वेंट, 1884 में वेलेजली हाई स्कूल और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। 1871 में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में की है। तो रैमजे हाई स्कूल की स्थापना कब की है? अल्मोड़ा में की है। कब की है? 1871 में। रैमजे हाई स्कूल अल्मोड़ा में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है। तो रैमजे हाई स्कूल को अल्मोड़ा में अंग्रेजी शिक्षा करने का श्री गणेश किसको जाता है? रैमजे हाई स्कूल को। कुमाऊं में सर्वप्रथम 1871 में शिक्षा के इंस्पेक्टर मेजर गार्डनर की जगह बुद्धि बल्लभ पंत नियुक्त किए गए। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुमाऊं में सबसे पहले सर्वप्रथम 1871 में 1871 में शिक्षा इंस्पेक्टर जो थे वो मेजर गार्डनर की जगह बुद्धि बल्लभ पंत को नियुक्त किया गया था। और बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय रखने का भी श्रेय देने मतलब इनको जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 1877 में स्टैनलो स्कूल की स्थापना हुई जिसे वर्तमान में बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1850 में मिशन स्कूल की स्थापना हुई जो आज CRST इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं के लेखक GR काला थे। ये पुस्तक जो है वो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ख्याली रमोड़ा ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाले प्रथम गढ़वाली थे जिन्हें गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का पीटर किन्हें कहा जाता है? ख्याली रमोड़ा को। और ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाले प्रथम गढ़वाली थे। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड और गढ़वाल की बात करते हैं। ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल में ग्रामीण राजस्व एकत्र करने का जो काम था वो प्रधान करता था और यह जो पद होता था वंशानुगत होता था। यदि उत्तराधिकारी नाबालिग होता था तो उसके बालिग होने तक मुखितार की नियुक्ति होती थी। मुखितार की नियुक्ति होती थी। ठीक है। वैसे कौन राजस्व एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? प्रधान का होता था यहाँ पर। ठीक है। प्रधान को सयाना और कामीन या फिर थोकदार कहते थे। तो प्रधान को सयाना, कामीन या फिर थोकदार कहते थे। लेकिन नॉर्थ में, उत्तर में गढ़वाल में सयाना और दक्षिण गढ़वाल में कामीन कहते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल में जाति में समान स्तर के पुरुष के साथ विवाह को विवाहित असल कहते थे। यदि वर पक्ष धनराशि वधु पक्ष को देता था तो टका का विवाह कहते थे। तो टका का विवाह क्या है? जब वर पक्ष जो है धनराशि वधु पक्ष को देता है। और कुंभ विवाह, प्रतिमा विवाह, अर्क विवाह, पानी धारा विवाह आदि वर की अनुपस्थिति में किए जाते थे। जैसे वर की अनुपस्थिति में इस तरह से किए जाते थे, जैसे प्रतिमा विवाह है तो इसमें प्रतिमा जो वर की प्रतिमा रख लेते थे, कोई मूर्ति रख लेते थे, उसके साथ विवाह कर देते थे। तो इस तरह की विवाह भी होते थे। तो कुंभ विवाह, प्रतिमा विवाह, अर्क विवाह, पानी धारा विवाह, इनमें जो वर होता था वो अनुपस्थित होता था। ब्रिटिश गढ़वाल में कोई व्यक्ति अगर जमीन बेचता था तो नियमानुसार सबसे पहले सर्वप्रथम अपने संबंधियों को पहला मौका देना अनिवार्य था। अब बात करते हैं ब्रिटिश शासन में वन प्रबंधन। सर्वप्रथम 1826 में 1826 में ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु हापला भूमि को आरक्षित किया एवं साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार सरकारी वनों की नींव पड़ी। 1858 में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ठेकेदारी प्रथा किसने समाप्त की थी? रैमजे ने की थी। 1858 में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया उसने, जिसके लिए 1861 में रैमजे ने वन बंदोबस्त किया और वन संरक्षण के लिए कुछ नियम भी बनाए।
ब्रिटिश सरकार ने 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी। वन विभाग की स्थापना किसकी मदद से की थी? जर्मन विशेषज्ञों की मदद से 1864 में। वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक ड्रिटिच बेंटिस को बनाया गया था। ये याद रखिएगा, वन विभाग के जो प्रथम महानिरीक्षक थे वो ड्रिटिच बेंटिस थे। ठीक है, बेंट्रिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। 1858 से 1868 तक रैमजे ने जंगलात अफसर पद का कार्य भी किया है, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। 1868 में कुमाऊं में एक अलग वन विभाग की स्थापना हुई। 1869 में कुमाऊं में वन प्रबंधन का जो कार्यभार है मेजर पियर्सन ने संभाला था। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1878 में पारित किया गया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके तहत वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रावधान था। 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू होता था। तो 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य जो है शुरू होता था। ठीक है, 1893 में सभी बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया। 1894 में एक अधिसूचना द्वारा 8 प्रजाति के वृक्षों को आरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, जिससे इन प्रजातियों को सरकार की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता था। 1902 में अधिसूचना द्वारा भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, मालवा ताल आदि में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, ये 1902 में किया गया था। 1903 में कुमाऊं कमिश्नर के अधीन संरक्षित वनों को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो बंद सिविल वन थे, दूसरे खुले सिविल वन थे। स्टैफी व नेल्सन ने 1911 से 17 में एक वन बंदोबस्त किया। 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी जो थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोमेश्वर की दुर्गा देवी को लोड़ी के वनों में आग लगने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो कौन थी वो? दुर्गा देवी थी। इसी तरह ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मोहन सिंह मेहता के रूप में कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी मार्च 1921 में धारा 107 के तहत की गई। ठीक है, 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई। हम पहले पढ़ भी चुके हैं। गढ़वाल में वन को 4 भागों में बांटा गया था: पाटली दून के वन, चंडी के वन, कोटरी दून के वन व उदयपुर के वन। वन अधिकारी नेल्सन ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा है। दिसंबर 1914 में गढ़वाल वनों को 2 भाग उत्तरी वन व दक्षिणी वन में बांटा गया है। 1924 में दोनों डिवीजन को एक कर दिया गया। तो 1914 में तो 2 डिवीजन में बांट दिया था और 1924 में दोनों डिवीजन को एक कर दिया गया था। ठीक है, अब 1916 में ऑस मास्टर ने उत्तरी गढ़वाल और भोला ने दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना बनवाई। 1916 ईस्वी में वन समस्याओं के निवारण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना हुई और ये कुमाऊं संघ का जो सचिव था गोविंद वल्लभ पंत था। तो कुमाऊं संघ की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी और ये जो था वन समस्याओं के निवारण के लिए था और इसके सचिव थे गोविंद वल्लभ पंत। अब बात करते हैं टिहरी रियासत में वन प्रबंधन। ठीक है, 1840 के आसपास टिहरी राजा ने विल्सन नामक व्यक्ति को वन भूमि पट्टे में दी थी और इसे 1864 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, विल्सन ने पहली बार जलमार्ग द्वारा ढुलाई का चलन शुरू किया। विल्सन ने अपने मजदूरों के लिए अपने सिक्के चलाए, जिसके कारण उसे उसके मजदूर राजा विल्सन कहते थे। तो यहाँ मजदूरों के लिए इसने अपने सिक्के चलाए थे विल्सन ने। 1 मई 1885 को टिहरी रियासत में वन संरक्षण के अधीन पृथक वन विभाग की स्थापना हुई, जिसके तहत 4 रेंज और 23 बिट बनाई गई। टिहरी रियासत में 1897 ईस्वी को 1897 में वन प्रबंधन एवं संरक्षण में प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद का रहा, जिन्होंने देवदार और चीड़ के जो प्रबंधन के लिए देवदार और चीड़ के वृक्षों के प्रबंधन के लिए प्रवरण पद्धति का प्रयोग किया था और 1904 में पंडित सदानंद को वन प्रबंधन का कार्यभार दिया गया। टिहरी में वन आंदोलन के नेतृत्व में साधारण किसान कर रहे वन आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो साधारण किसान कर रहे थे। ठीक है, टिहरी में इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दयाराम को बनाया गया और इस समिति की बैठक प्रतिमाह लाखा मंडल में होती थी। नरेंद्र शाह के कार्यकाल में वन अधिकारी पद्मा दत्त रतूड़ी प्रशिक्षण के लिए फ्रांस गए थे। जिसके बाद उन्होंने मुनार बंदी प्रारंभ की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब रवाई जो प्रांत है, रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में आजाद पंचायत का गठन किया।
टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 से 29 में वन सलाहकार के रूप में जर्मनी निवासी डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली थी। 1930 में आज़ाद पंचायत के साथ एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जिसमें हीरा सिंह को 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार उपाधि दी गई। रवाई में आंदोलनकारियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए चक्रधर ने रणजीत सिंह को रवाई का थोकदार बनाया। 20 मई 1930 को एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा और डीएफओ पद्मा दत्त रतूड़ी के साथ स्थानीय जनता का विवाद हो गया। अब ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्र हुए, यानी कि इकट्ठे हुए वहां पर, जहां पर दीवान जो थे चक्रधर जुयाल, वो 150 सैनिकों के साथ पहुंचे और इसने किसानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखिए जो ये है, इसको ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है तिलाड़ी कांड था, तिलाड़ी कांड में किसने गोलियां चलाई थी, तो तिलाड़ी, सबसे पहले ये याद रखिएगा तिलाड़ी कांड को ही रवाई आंदोलन के नाम से तिलाड़ी कांड बोले या तिलाड़ी आंदोलन बोले, तो रवाई जो आंदोलन है वो यही से ही कहा जाता है, ठीक है। रवाई कांड, तिलाड़ी कांड को ही रवाई कांड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो गोलियां चलाई थी वो दीवान चक्रधर जुयाल ने 150 सैनिकों के साथ थे, वहां उन्होंने आदेश दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था ये? 30 मई 1930 में हुआ था। तो ये 3-4 पॉइंट थे, या इसको याद रखिएगा। अब तिलाड़ी नामक स्थान में लगभग 200 से 300 लोग मारे गए, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन, अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रखा है। अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा जा रखा है, मेरे ख्याल से एफआरओ के एग्जाम में पूछा गया है। फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1921 में हुआ था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना। और इस जो ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष थे वो पी विडम थे, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी रिपोर्ट दी है। ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर 1925 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन के तर्ज पर वन पंचायतों के गठन का निर्णय लिया गया। वन समिति ने कैलाश गैरोला को वन पंचायत की संभावनाओं को तलाशने के लिए मद्रास भेजा। कैलाश गैरोला की यात्रा 10 जनवरी 1928 तक चली, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1932 में चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन किया गया, ठीक है। सविनय आंदोलन के समय वन आंदोलन का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था सल्ट, ठीक है। सल्ट क्षेत्र में जागृति का जो श्रेय है वो पुरुषोत्तम उपाध्याय को और लक्ष्मण सिंह अधिकारी को जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए हर्षदेव ओली को शक्ति नामक समाचार पत्र में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है। तो काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हर्षदेव ओली को और कौन से समाचार पत्र से इनको कहा जाता है, वो है शक्ति नामक समाचार पत्र, ठीक है। शक्ति समाचार पत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। गवि गौरदा ने वृक्षण को विलाप नामक शीर्ष से कुमाऊनी कविता की रचना की है। अब ब्रिटिश कालीन कुमाऊं खेती एवं उद्यान देखते हैं। राज्य में सेब की खेती 1860 के दशक में चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। तो सेब की खेती कब शुरू हुई थी? 1860 के दशक में, ठीक है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में यानी कि 1869 में हुई, जिसके प्रथम सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू क्रॉ थे। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य उन्नत प्रजाति के फल वृक्षों का निःशुल्क वितरण करना था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चौबटिया उद्यान में स्टोक द्वारा रेड डेलिसियस नामक सेब की प्रजाति उगाया गया था। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में 1823 में मेजर यंग द्वारा शुरू की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो आलू की खेती कहाँ पर हुई थी? स्टार्ट देहरादून में 1923 में मेजर यंग द्वारा, ठीक है। हेनरी रैमजे ने आलू की खेती को कुमाऊं में प्रसारित किया। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में 1864 में श्रीमती हैरी बर्जर ने रोपित किया था। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में जियोलीकोट में आलू के उन्नत किस्म के बीजों के लिए की गई, जिसका कार्यभार नॉर्मल गिल को सौंपा गया। जो नॉर्मल गिल हैं एक वनस्पति शास्त्री थे, जिन्हें आलू की प्रजाति लॉक कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय दिया जाता है। नॉर्मन गिल ने इटली से सफेद और काले अंगूर की प्रजाति मंगवाई।
गिल ने हॉलैंड से केसर के बीज मंगवाकर ज्योली कोट व नैनीताल में लगवाए थे। 1914 में चौपटिया राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया, जिसका प्रबंधन गिल को सौंपा गया। नॉर्मन गिल ने 1922 में इंग्लैंड जाने के बाद कार्यभार रामलाल शाह को सौंपा था। नॉर्मन गिल के कार्यकाल को कुमाऊं में बागवानी विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बागवानी विकास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? नॉर्मन गिल के कार्यकाल को जाता है। ठीक है। जर्मन विलर ने घोड़ा खाल तथा डेरी याज ने रामगढ़ में फलों के उद्यान लगवाए थे। उत्तरकाशी के हर्षिल में बागवानी फलों की शुरुआत फेडरिक विल्सन ने की थी, जिन्होंने सेब की विल्सन प्रजाति को विकसित किया। चौपटिया उद्यान 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। तो हिल फ्रूट्स रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई है? 1932 में। 1943 में भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। तो इंपीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर की स्थापना 1943 में कहाँ पर की गई है? भवाली में की गई है। ब्रिटिश काल में माल एक भूमिकर व सायर गैर कृषि राजस्व कर होता था। थोड़ा सा याद रखिएगा, माल एक भूमिकर होता था। ठीक है। अब उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सबसे पहले कब हुआ था? 1823 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब 1824 में ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर ने कुमाऊं में चाय की खेती करने का सुझाव दिया था, और सबसे पहले चाय का उत्पादन सबसे पहले 1830 में प्रारंभ हुआ। भारत में 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एक चाय कमेटी का गठन हुआ था। तो चाय कमेटी का गठन कब हुआ था? 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। और कुमाऊं में चाय की खेती की जो खेप है 1835 में अल्मोड़ा के समीप लक्ष्मेश्वर और भीमताल के समीप लगाई गई। 1835 में टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा 1835 में टिहरी रियासत की बात करी तो ये 1835 है। थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। ठीक है। अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम डॉक्टर फॉल्कनर ने बगीचा बनवाया और कुछ चाय के नमूने अपने साथ इंग्लैंड ले गए। फाल्कनर ने कुमाऊं की चाय की समानता चीन से आयात होने वाली उलांग चाय से की थी। 1844 में 1844 में को जेमिसन ने देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की थी। 1843 में कैप्टन हेडल्स्टन ने पौड़ी और वे गडोलिया में चाय बागान बनवाया। और 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ SI वोंग गढ़वाल आए थे। ठीक है। पौड़ी में DF चौफिन नामक चीनी चाय काश्तकार ने सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापित की थी। 1928 में 1928 में नैनीताल जिले में यूरोपीय द्वारा लगाए गए 5 चाय बागान निम्न थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 5 चाय जो बागान थे वो कहाँ कैसे कैसे थे, कौन कौन थे। एक तो भवानी में थे मिस्टर न्यूटन का बागान, फिर ये था मिस्टर मुलियन का बागान। ठीक है। ये भवानी में थे दोनों। भीमताल में थे मिस्टर जॉन्स का बागान। रामगढ़ में थे मिस्टर डोरियाज का बागान। और घोड़ा खाल में थे जनरल विलर के बागान। ठीक है। तो 5 बागान थे। 1930 में अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा चाय उद्यान मल्लाल कत्यूर में था। बेरी नाग टी गार्डन बिस्ट परिवार द्वारा 1932 में जिम कॉर्बेट से खरीदा था। अब बात करते हैं ब्रिटिश कालीन भेषजिक पौधों का कृषिकरण की। देखिए नॉर्मल गिल ने कुमाऊं में बेलाडोना की खेती शुरू की। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की शुरुआत किसने की थी। ठीक है। तो नॉर्मल गिल ने कुमाऊं में बेलाडोना की खेती शुरू की थी। अब उसने एट्रोपा बेलाडोना का बीज विदेशों से मंगवाकर नैनीताल और चौबटिया में रोपित किया था। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पर किया था? नैनीताल और चौबटिया में। ठीक है। नॉर्मल गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए एक प्लांट भी लगवाया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1944 में 1944 में रानी खेत के जंगलों में पाइथ्रम के फूलों की खेती शुरू हुई थी। तो पाइथ्रम की फूलों की खेती 1944 में शुरू हुई थी। और इसके फूलों से मलेरिया मच्छर मारने की दवा बनती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1934 में हुई, जो एक फलों का शोध केंद्र था। अब बात करते हैं भेषज विकास योजना 1949। ठीक है। अब भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल एस्टेट बनाना था, जिसको बनाने में मुख्य जो भूमिका निभाई थी श्री प्रजापति जोशी ने
इसकी रही है, श्री प्रजापति जोशी। तो किसकी रही है? इस हर्बल स्टेट बनाने की जो ये रही है, ये श्री प्रजापति जोशी की रही है। ठीक है, ये इसकी मुख्य भूमिका रही है। भेषज विकास योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री का विकास 1953 में 1953 में औषधि निर्माण के लिए किया गया, जिसके प्रथम प्रबंधन भेषज प्रशिक्षज्ञ प्रजापति जोशी थे। सर्वप्रथम भेषज विकास योजना का जो प्रसार है वो अल्मोड़ा और नैनीताल तक सीमित रखा। भेषज विकास योजना 1955 में 1955 में विस्तार जो हुआ है टिहरी और पौड़ी जनपदों तक किया गया। 1984 में 1984 में श्री जोशी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना मोहान अल्मोड़ा में की है। भेषज विकास योजना के विस्तार के पश्चात सहकारिता विभाग के अंतर्गत 1972 में जिलेवार भेषज संघ की स्थापना हुई। 1980 में सहकारिता विभाग के ने जिलेवार भेषज संघ की स्थापना सर्वप्रथम पिथौरागढ़ नैनीताल में की। 1989 में चमोली के गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध व एवं विकास संस्थान की स्थापना हुई है। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रशासन के कुछ नियम थे, जैसे कुमाऊं जल नियम 1917, कुमाऊं जल नियम 1930 और कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921। ये हमने पढ़ा भी था कुमाऊं ग्रीवेंस वाला। ठीक है, अब कुमाऊं जल नियम 1917 जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधिनियम बनाया गया था। अब कुमाऊं जल जो नियम 1930 है वो नियम 1917 में सुधार किया गया, जो ये वाला था इसमें सुधार किया गया। इनमें घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। अब कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में जो कमेटी स्थापित हुई थी, इसका कार्य वन हानि से संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट देना था। इस कमेटी ने 1921 में अपनी रिपोर्ट दी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में 3 जिले कमेटी में विभाजित किया गया। ये याद रखिएगा, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। द कुमाऊं रिवेन्यू पुलिस बिल 1932 में पारित हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कुमाऊं रिवेन्यू पुलिस बिल जो है कब पारित हुआ है? 1932 में। कुमाऊं टेनेंसी जूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर्स बिल 1931 को पारित हुआ है। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर तथा पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। थोकदार व प्रधान को पुलिस पावर दी गई थी। हमने भी पढ़ा था कि वो राजस्व ग्रहण लेते थे तो उन्हें थोकदार प्रधान कहा जाता था, तो इनको पुलिस की पावर भी देती थी, जो अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। ठीक है, सर्वप्रथम अंग्रेज रूथरफोर्ड ने काशीपुर में भांग की फैक्ट्री खोली थी। ये पॉइंट हमने पहले पढ़ भी चुका है और ये इंपॉर्टेंट है। काशीपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। मई 1919 में पन्ना लाल को कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए नियुक्त किया गया था। कस्टमरी लॉ इन कुमाऊं में प्रथागत कानून पुस्तक पन्ना लाल, ये पुस्तक याद रखिएगा। 1929 में प्रकाशित डॉक्टर LD जोशी की पुस्तक खस परिवार कानून थी, जो कुमाऊं के रीति रिवाज कानूनों के बारे में लिखी गई थी। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, खस परिवार कानून जो है ये पुस्तक है डॉक्टर LD जोशी की, प्रकाशित हुई थी 1929 में। अब ब्रिटिश कालीन कुछ अधिनियम है, देखिए ये याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछ ले जाते हैं इस तरह के अधिनियम भी। वन अधिनियम 1865, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874, कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स 1931, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय दंड संहिता 1860। ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, ये दंड संहिता वाला। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यूपी विलेज पंचायत एक्ट 1947, कैंटोनमेंट एक्ट 1924, नया बाढ़ एवं बंजर भूमि आवंटन कानून 1893 को में पारित हुआ है। नॉर्थ इंडियन कैनाल एंड डोनेजर एक्ट 1873। वर्ष 2023 में IPC 1860 को भारतीय न्याय संहिता BNS के साथ प्रतिस्थापित किया गया, जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार लाने का लक्ष्य था। कैप्टन जोन्स ने सन 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली विकसित की। काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली विकसित की, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। 1831 में तराई क्षेत्र में बोल्डर सन ने बंदोबस्त किया।
घराटों में सर्वप्रथम कर बैकेट द्वारा लगाया गया था। पूरे साल चलने वाले घराटों पर 2 रुपये प्रतिवर्ष एवं मौसमी घराटों पर 1 रुपये कर लगाया गया। धर्मार्थ घराटों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। 1894 1894 तक कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो कमिश्नर होता था, और तब से लेकर 1914 तक कुमाऊं में सेशनल जज के कोर्ट खोले गए थे। 1914 में न्याय विभाग पृथक हो गया, जो उच्च न्यायालय के अधीन हो गया, और ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ 1929 में नियुक्त किया गया। तो इससे पहले जो है ये जो है सर्वोच्च अधिकारी जो कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर के अंडर होता था, ठीक है। और 1914 तक जो है कुमाऊं में सेशन जज के कोर्ट खोले गए थे, और 1914 से न्याय विभाग जो है अलग हो गया था। अब उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासन से अब तक गढ़वाल में 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। ये याद रखिएगा, कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में, और 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुए, जो 1 साल या वार्षिक बंदोबस्त था। तो 1 साल या वार्षिक बंदोबस्त पूछा जाता है, तो 1815 में जो है गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में हुआ है, 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में, ठीक है। 1 साल या वार्षिक बंदोबस्त बोलते हैं। विलियम ट्रेल, हम ये जिसने ये इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिए। एक गार्डनर जो है पहले कुमाऊं कमिश्नर थे, ट्रेल दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। विलियम ट्रेल ने 1816 से लेकर 33 तक कुल 7 बंदोबस्त करवाए थे। ये याद रखिएगा, कब से कब तक विलियम ट्रेल ने 1816 से 33 तक कितने बंदोबस्त करवाए हैं? 7 बंदोबस्त करवाए हैं। 1817 में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में 1 साल बंदोबस्त करवाया। तीसरा बंदोबस्त 1818 में ट्रेल ने 3 साल के लिए करवाया था। तो तीसरे वाला जो 1817 में कुमाऊं में 1 साल करवाया था, 1 साल के लिए, ये तीसरा बंदोबस्त 3 साल के लिए करवाया था। संवतः 1880 से 1823 में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण किया। तो ये भी याद रखिएगा, पंचशाला बंदोबस्त ट्रेल ने कब करवाया था? 1880 से 1880 या फिर 1823 में, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, ये इसलिए या लगा रखा है, ठीक है। तो संवतः 1880 या 1823 में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का निर्माण करवाया गया। इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख व सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साल बंदोबस्त भी कहते हैं, और लगान की धनराशि 64,900 रुपये तक की गई, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। तो पंचशाला बंदोबस्त है, उसका निर्धारण 1880 या फिर 1823 ईस्वी में ट्रेल ने करवाया था, और इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख व सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साल बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी धनराशि याद रखिएगा, 64,900 इसकी धनराशि थी। 1829 में ट्रेल ने 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त करवाया था, जो तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो तरमीम बंदोबस्त के नाम से 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त है 1829 में। तरमीम का क्या अर्थ होता है? तरमीम का अर्थ होता है सुधार या फिर संशोधन। तो संशोधन या सुधार होता है। यह शब्द आमतौर पर भूमि या संपत्ति के रिकॉर्ड या नियमों में बदलाव या सुधार को संदर्भित करता है। ट्रेल के बाद बैटन का 20 साल बंदोबस्त की विशेषता यह थी कि हर गांव में अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होता था। 1 रुपये बीसी लगान की तय की गई थी। ये हमने बैटन के टाइम पे पढ़ा भी है कि बैटन ने 20 साल बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, 20 साल बंदोबस्त में गांव को अपने अपने रिकॉर्ड जो है अपने अधिकार रखने होते थे, अपने गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होता था। यहाँ पर क्या है, अपने अपने रिकॉर्ड खुद रख सकते थे। 1 रुपये बीसी लगान की दर जो है तय की गई थी, ठीक है। बैटन का जो 20 साल था वो 1840 से 42 के आसपास हुआ था, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। तो ये भी पूछा जाता है 20 साल बंदोबस्त कौन सा था? तो 20 साल 8वां बंदोबस्त था, ठीक है। किसके टाइम पे हुआ था? बैटन के टाइम पे हुआ था। अंग्रेजी शासन के अधीन गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 9वां विकेट बंदोबस्त 1863 से 1873 तक, ठीक है। तो 1863 से 1873 ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त करवाया। तो ये पूछा जाता है कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जो बंदोबस्त करवाया गया वो कौन सा था? तो 9वां विकेट बंदोबस्त था, ठीक है, जिसे विकेट बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। विकेट ने भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भूमि की बात करते हैं, 5 भागों में बांटी है
बंदोबस्त में जो पर्वतीय भूमि है उसको 5 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, या फिर तलाव भूमि कौन सी है, इजारा भूमि, इजरान भूमि कौन सी है, उपराव भूमि कौन सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो तलाव भूमि होती है नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो, जो सिंचित भूमि होगी वो तलाव भूमि होगी, आप ये याद रखिएगा। उपराऊ अव्वल जो है पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों वाली भूमि होती है, ठीक है। उपराऊ दोयम भूमि जो होती है द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि होती है। इजराना जो होते हैं उबड़ खाबड़ भूमि होती है। निम्न श्रेणी उबड़ खाबड़ भूमि को कहा जाता है, तो इजराना उबड़ खाबड़ भूमि। कंटीली खील भूमि होती है। तो तलाव जो भूमि होती है सिंचित भूमि, जो सिंचाई वाली सिंचाई व्यवस्था हो, नदी घाटियों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो। उपराऊ अव्वल जो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों की भूमि। उपराऊ दोयम द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि, ठीक है। और इजराना उबड़ खाबड़ भूमि, कंटिल खील भूमि, ठीक है। अब विकेट के बाद के बंदोबस्त। ब्रिटिश गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पॉक के नेतृत्व में 1887 में 1887 ईस्वी में बीजारोपण 1890 से 96 में पूर्ण हुआ, जबकि कुमाऊं का जो 10वां बंदोबस्त गूंज के नेतृत्व में हुआ। ब्रिटिश गढ़वाल के 10वां भूमि बंदोबस्त या ई पॉक के सुधार की विशेषता कैटस्टल सर्वे था। 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में गढ़वाल का इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ। यह बंदोबस्त ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। तो ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त, जैसे 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं, लेकिन ब्रिटिश काल का अंतिम जो भूमि बंदोबस्त है वो 11वां था 1928 का, इबर्टसन के टाइम पे, ठीक है। इबर्टसन बंदोबस्त द्वारा ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में 20% तक की वृद्धि में सफलता प्राप्त की थी। अब जो 12वां जो भूमि बंदोबस्त है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 से 64 के बीच किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1/8 एकड़ जमीन भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दी, और जिसमें 90% जो किसान राजस्व देनदारी से मुक्त हो गए थे। तो ये 12वां जो भूमि बंदोबस्त है उत्तराखंड सरकार द्वारा वो किया गया था 1960 से 64 में, और 11वां भूमि बंदोबस्त जो 11 है वो ब्रिटिश काल का था। टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं, तो 11वां याद रखिए 1928 में इबर्टसन के टाइम पे। अब टिहरी रियासत में जो भूमि बंदोबस्त है वो भी देख लेते हैं। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए हैं, जिसमें से पहला 1823 में सुदर्शन शाह के टाइम पे हुआ था। टिहरी रियासत का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1861 में भवानी शाह ने करवाया था, जिसके तहत सकलाना क्षेत्र की अटूर पट्टी को कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। टिहरी रियासत में तीसरा भूमि बंदोबस्त 1873 में प्रताप शाह ने करवाया था। चौथा भूमि बंदोबस्त 1903 में कीर्ति शाह ने करवाया था। जो टिहरी रियासत का 5वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त है 1924 में नरेंद्र शाह ने करवाया था, ठीक है। तो पहला सुदर्शन शाह ने, दूसरा भवानी शाह ने, तीसरा जो करवाया था प्रताप शाह ने, चौथा कीर्ति शाह ने, और 5वां जो अंतिम था नरेंद्र शाह ने करवाया था। तो टिहरी रियासत के भी भूमि बंदोबस्त आप अच्छे से इनको एक बार देख लीजिएगा। अब उत्तराखंड में तराई भाग का जो इतिहास है वो देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकाल जो राजधानी थी, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी संयुक्त प्रांत। देखिए संयुक्त प्रांत उस समय यूपी को कहा जाता था, ठीक है, जो 1962 ईस्वी तक राजधानी बनी रही। तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र के तल पर स्थित दलदली जमीन और उपजाऊ भूमि है, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर व चौड़ाई 20 किलोमीटर है, ठीक है। महाभारत काल में तराई क्षेत्र जो है विदर्भ राजाओं के अधीन था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास समय बिताया था। चीन यात्री हुमेन सांग ने काशीपुर के लिए गो विषाण शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ गाय का सींग था। काशीपुर उधम सिंह नगर है, ठीक है। तो जो तराई वाली भूमि है ये उधम सिंह नगर वाली, ये वाली भूमि है, ठीक है। अब 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह और बलबन ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था। ये तराई भाबर हम अच्छे से मैप की तरह, मैप में हम वहां पढ़ेंगे, इसका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन आएगा उसमें हम लोग तराई भाबर का एरिया अच्छे से कवर करेंगे। अकबर के समय कुमाऊं में रुद्रचंद का शासन था। ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है कि अकबर के जो रुद्रचंद के समकालीन थे अकबर, ठीक है। इससे नागौर युद्ध में प्रसन्न होकर अकबर ने तराई का एक भाग 84 मालवे 9 लखिया माल परगमने में दे दिया था, और दिए गए भूभाग को 84 माल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 84 कोस था। 84 माल को नौलखिया माल कहने का मुख्य कारण यह था कि उस समय इस भूभाग से प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी। चंद राजाओं के छोटे भाई को रोतेला कहते थे, ये हम पढ़ भी चुके हैं। चंद राजाओं के छोटे भाई को रोतेला बोलते थे।
जो काशीपुर की जमीनों का सबसे बड़ा मालिक या राजा होता था। चंद काल में तराई क्षेत्र में 7 परगने थे। अब जो थे सहजगिर, जसकोर, कोटा, काशीपुर, मुंडिया, बाजपुर, गदरपुर, बुक्साड़, रुद्रपुर और कीलपुरी, चिंकी, वर्तमान नाम का जो सुबडना और बेहड़ी है, बख्शी, नानकमत्ता। ठीक है। अंग्रेजों के समय तराई भाबर कुमाऊं के अंतर्गत था, जहां ट्रेल ने 1818 ईस्वी में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी। 1850 में रेमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना और तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था की। 1870 में समस्त काशीपुर परगने की तराई में शामिल किया गया। 1891 में कुमाऊं का कमिश्नर कर्नल इर इस्काइन था। इसी के समय नैनीताल को अलग जिला बनाया गया। अंग्रेजी शासन के दौरान तराई भाबर में 5 प्रकार के गांव थे, जिसमें खाम गांव, मुश्तजीर गांव, मुकद्दम गांव थे। तराई भाबर गांव को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक तो जमींदारी गांव, दूसरा खाम गांव। खाम गांव को बंदोबस्ती भी कहा जाता था। मुश्त तंजीर जमींदारी गांव में होते थे। इन्हें शासन का पैतृक आधार पर गांव के काश्तकारों से लगान वसूली का ठेका दे रखा था। भूमि के असली मालिक मुश्तजीर ही होते थे। 1906 ईस्वी में तराई क्षेत्रों में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्याय नीति का गठन किया गया। तराई भाबर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति करने का अधिनियम 1897 ईस्वी में बना। 1906 से 7 में लागू हुआ। 1909 में तराई क्षेत्र में चराई का नियम शुल्क का निर्धारण किया गया। भाबर क्षेत्र में रामनगर, बैल पड़ाव, काला डूंगी, हल्द्वानी, टनकपुर थे, जिसमें तल्लाल देश टनकपुर को कहा जाता है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआ, खटीमा, सितारगंज आदि हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 में लागू किए गए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ये तराई वाला तो फिर भी आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो भूमि बंदोबस्त है इस चैप्टर में, भूमि बंदोबस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। दूसरा, यहाँ से इनका जो वन वगैरह के बारे में ये इनके जो अधिनियम है, ये अच्छे से आप इनको अच्छे से रीड कीजिएगा। और चाय की खेती की शुरुआत कब हुई? 1830 में हुई। और टिहरी की बात करें 1835 में। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। वन पंचायत के बारे में, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? 1921 में। ठीक है। तो आज हमारा ये ब्रिटिश हमारा खत्म, चैप्टर 7 हमारा खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।